अखिलेश यादव, मायावती तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन सभी नेताओं को या तो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या उन्हें चुनाव से पहले सलाखों के पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार डाल देंगे। और यही एक ऐसा वक्त है कि जब ये सभी नेताएं जेल जाएंगे तो कृष्ण की तरह जेल से बाहर आएंगे, और यदि ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर इनकी जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। आजकल दिल्ली के गलियों में ये जोर से चर्चाएं चल रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेता एक के बाद एक, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली में मनीष सिसोदिया वो हो, फिर उसके बाद सांसद संजय सिंह हो, और जो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन जारी किया है कि ईडी के दफ्तर में आए और उनसे ये शराब घोटाले से जुड़ी हुई जो भ्रष्टाचार हुई है उससे संबंधित पूछताछ की जाएगी। दरअसल दोस्तों, आज मैं एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। ये इतनी बड़ी खुलासा है कि इस देश की आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी को शायद लगता है झटका भी लग सकता है। ये मामला करप्शन का है ही नहीं। ये जो मामला आम आदमी पार्टी पे या अरविंद केजरीवाल पे लगाया जा रहा है और लगातार बैक टू बैक जो अभी तक सूचनाएं हम तक पहुंच पाई है, उसके हिसाब से जो बड़े लेवल के नेता है, 17 बड़े लेवल के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल में हैं। और कहीं न कहीं इससे भी ज्यादा संख्या में इसकी संख्या हो सकती है गिरफ्तारी की, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए किसी न किसी रूप में हो। लेकिन जो बड़े लेवल के नेता हैं वो 17 ऐसे लीडर हैं जो जेल में हैं। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो अभी ईडी ने एक लिंक दिखाई सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में कि 338 करोड़ रुपए की एक लिंक एस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। इसका स्पष्ट उन्होंने खुलासा नहीं किया कि घोटाला हुआ है या इससे जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उसकी उसमें संलिप्तता पाई गई है। ऐसा अभी तक कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लिंक दिखा है। दरअसल भ्रष्टाचार का मामला है ही नहीं। पॉलिटिक्स में 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का कोई मायने नहीं होता है। जो 5000, 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करता है वो साफ छवि वाला सरकार माना जाता है। लाखों रुपए की यदि कोई घोटाला करता है तो उस पर थोड़ी बहुत आंचें आ सकती है, लेकिन 100-200 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार है वो मामला है ही नहीं। मामला क्या है, आज वो जानने का प्रयास करेंगे। और इसका अंत कहाँ होगा, ये जो मोदी सरकार ने शुरुआत की है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को नस्तनाबूद करने की और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेजने की, इसका अंत कहाँ होगा? दरअसल दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है और इसी तैयारी के कड़ी में जो भी चीजें सामने आ रही है उसे तबाह करती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। 2024 की जो चुनाव होगा उसका जो आरएसएस या बीजेपी की इंटरनल सर्वे है उसमें 190 से 200 के आसपास उसे सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये एक ड्रास्टिक चेंज है। जिस बीजेपी को 2014 में या 2019 में अपार बहुमत मिला हो, उसे अचानक मतलब बहुमत का आंकड़ा भी न मिल पा रहा हो, उसके लिए शॉकिंग है। उसके लिए ये एक तरह से ड्रास्टिक चेंज जैसा है कि वो अब क्या करें। आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस के साथ नहीं मिलती तो हो सकता है कि उस पर इस तरह की गाज नहीं गिरती, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गई तो स्वाभाविक सी बातें हैं। जो दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हैं 7 और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ जो 13 के करीब में लोकसभा सीटें हैं, ये दोनों जो है वो यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ती है तो ये 20 जो लोकसभा सीटें हैं ये इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से नाराज या इसी का डर है मोदी सरकार को या बीजेपी को कि कहीं ये जो 20 लोकसभा सीटें हैं इसका
बहुत बड़ा कीमत हमें न चुकाना पड़ जाए। इसी कड़ी में पहले तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी तय ही मानी जा रही है, और इसके बाद जो 4 ऐसे बड़े मुख्यमंत्री का मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गिरफ्तारी हो सकती है। पहला अरविंद केजरीवाल का, दूसरा इसी से जुड़ी हुई जो एक कड़ी है वो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां भी जिस दिन नोटिफिकेशन आया केजरीवाल को कि वो 2 तारीख को ईडी के दफ्तर में उपस्थित होकर समन जारी करें, उसी दिन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पंजाब के जो एक विधायक हैं जसवंत सिंह, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा, और वो बहुत ही धनवान या मतलब दौलतमंद विधायक माने जाते हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक हैं। कहीं न कहीं ये संदेश पंजाब सरकार को भी या भगवंत मान सरकार को भी ये दिया जा रहा है कि अब तुम भी सचेत हो जाओ, तुम भी इस गिरफ्त से बाहर नहीं हो। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं भगवंत मान, ऐसा बताया जा रहा है कि इस शराब घोटाले में किसी न किसी तरह लिंक एस्टेब्लिश करके भगवंत मान को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और पूरा मैदान को दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूरे मैदान को खाली करवाना चाहता है बीजेपी, और अपनी जो मतलब जीतने की पॉसिबिलिटी है इन दोनों जगह, उसको मैक्सिमाइज करना चाहती है। तीसरा जो मुझे लगता है कि तीसरे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी, वो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल बहुत पहले से बीजेपी या नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, वो बीजेपी के साथ आ जाए, एनडीए के घटक दल बन जाए और दोनों मिल के चुनाव लड़े। उसे ये पसंद नहीं कि हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस के साथ मिल के चुनाव लड़ता है और बीजेपी को वहां हार होती है, ये उसे पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी को। इसी कड़ी में वर्षों से लगातार पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर खरीदने का प्रयास किया गया। जिस तरह से हम कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि गुवाहाटी से एक कार आ रही थी, कोलकाता में पकड़ी गई, जिसमें बहुत सारा कैश था और वो झारखंड जा रहा था। तो वो पहले तो तोड़ने का प्रयास किए, फिर खरीदने का प्रयास किए, और जब ये दोनों नहीं हुआ तो ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई के माध्यम से एक छोटी सी लैंड विवाद में हेमंत सोरेन को फंसाया गया, और उसे अब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि या तो जो मेरा डिमांड है, जो मेरी डिमांड है उसको मान लो, मेरे साथ आ जाओ, एनडीए का घटक दल बन जाओ, हम दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं, या नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। अब दोस्तों चौथा जो हमने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पे जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं। उन्हीं भी लगातार समझौता मतलब करने के लिए संदेश भेजा जा रहा है कि आप हमसे समझौता कर लें। हालांकि एक चीज अलग है कि पश्चिम बंगाल में उतना आसान नहीं है जितना झारखंड में या पंजाब में या दिल्ली में जितनी आसानी से उन्होंने किला को फतह कर लेंगे, उतना आसान पश्चिम बंगाल में नहीं है। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या बीजेपी या बाकी और भी कोई पार्टी जो ममता बनर्जी है उनके सामने कोई मजबूत पार्टी नहीं है, सब फीकी है। वहां सिक्का चलता है तो तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का, उन्हीं के पार्टी का सिक्का चलता है और वही एक नेता है पश्चिम बंगाल के। तो वहां ये मुश्किल है कि वहां जो कनेक्शन है वो ममता बनर्जी का और लोगों का, वहां के जो आम लोग हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए बीजेपी का इस बात का डर है कि कहीं वहां बगावत न हो जाए। इसीलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी ये वहां प्रयास कर रहे हैं, उन्हें डिमांड भेज रहे हैं। अभी हाल में कुछ सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी से अमित शाह कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटों पे आप कंप्रोमाइज कर ले, वहां आप अपने कमजोर कैंडिडेट को उतार दें, और इससे थोड़ा हमें सेंटर में सरकार बनाने में आसानी होगी। उसके बाद आप अपना देखें स्टेट, हम अपना सेंटर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 15 से 18 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करें। ये समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी,
उनको लगातार परेशान किया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि या तो आप मेरे समझौते को एक्सेप्ट करें, अन्यथा आपकी भी खैर नहीं। अभी हाल फिलहाल में जो ज्योति प्रिय करके एक वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्हें जन वितरण प्रणाली में घोटाला से संबंधित कुछ विवादों में अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। ये एक तरह का संदेश ही है और लगातार संदेश दिया जा रहा है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन दे करके अभी ज्योति प्रिय जो एक वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें गिरफ्तार करके ये बराबर संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ समझौता कर लें। एक और जो नया मतलब प्रोग्रेस नजर आ रहा है कि बिहार में भी वो कुछ नया खेल करने वाले हैं। बिहार में उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तो कुछ खास मतलब प्रभाव मतलब नहीं दिखा सकते हैं लोकसभा चुनाव में, उनका कुछ खासा प्रभाव अब रह नहीं गया है। उन्हें ये एहसास है कि लालू यादव की पार्टी और लालू यादव या तेजस्वी यादव आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, और यही वजह है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले वो तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जो जॉब मामला था उसमें पहले चार्जशीट में नाम न होने के बावजूद भी दूसरा चार्जशीट लाया गया और उसमें तेजस्वी यादव का नाम दिया गया और उसे भी अब इस बात पे संदेश दिया जा रहा है कि समझौता करने के लिए कि आप लोकसभा चुनाव में ज्यादा सक्रिय न हो, आप सिर्फ शांत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़ें, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं होना है। आरजेडी पे इस तरह की दबाव है कि आप ज्यादा सक्रिय न हो, आप शांत होकर चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें इस चीज का एहसास है कि यदि लालू यादव या आरजेडी या तेजस्वी यादव ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। नीतीश कुमार को वो मानते ही नहीं है, मतलब उस लेवल का चेहरा, तो इसलिए वैसे तो ये भी कहा जाता है कि आजकल जितने भी छोटी पार्टियां हैं या रीजनल पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करती है। उसका मेन वजह है कि बीजेपी तो उसे अपने फेवर में कर लेती है, एनडीए का घटक दल बना लेती है, लेकिन एक वक्त के बाद वो उसे खत्म करना चाहती है। इसका हालिया नतीजा भी है, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ उसे तहस नहस कर दिया गया, फिर एनसीपी के साथ हुआ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि बिहार में जब बिहार के जो नेता थे रामविलास पासवान, उनकी जब मौत हुई उसके बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसको खत्म कर दिया। फिर एक मामला उठा था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उसे भी आरसीपी सिंह के माध्यम से खत्म करने का साजिश रची जा रही थी। कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार को पता चल गया और वो एनडीए से बाहर आ गए। तो इस वजह से सभी क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो सब जानते हैं कि यदि मौका हमें नहीं मिलता है गेम प्ले करने का, खेलने का, और एक वक्त के बाद यदि बीजेपी हमें खा ही जाना चाहती है तो फिर बीजेपी के साथ जाना कोई बड़ी मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। और जेपी नड्डा ने कहा भी था पटना की रैलियों में कि जितनी भी छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसको खत्म कर देना चाहिए। अब दोस्तों आज का जो समय है, अभी की जो माहौल है, उस माहौल में ये कोई बड़ी बात नहीं है नेताओं को जेल में यदि भेज दे केंद्र की सरकार तो, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही पे उतारू मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने लगातार बैक टू बैक अपने विपक्षी खेमे को भ्रष्टाचार में, परिवारवाद में या जातिवाद में, इन सब चीजों के माध्यम से बदनाम करके एक अपनी बड़ा ब्रांडिंग या छवि बनाना चाहती है और बाकी जो विपक्ष हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। ये आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ऐसा कर सकती है, मोदी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक, ये कितने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव, मायावती तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, इन सभी नेताओं को या तो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या उन्हें चुनाव से पहले सलाखों के पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार डाल देंगे। और यही एक ऐसा वक्त है कि जब ये सभी नेताएं जेल जाएंगे तो कृष्ण की तरह जेल से बाहर आएंगे। और यदि ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं
तो फिर इनकी जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो जाएगी। और यदि कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जेल जाते हैं, तो ये जेल से कृष्ण की तरह बाहर आएंगे, क्योंकि ये जो राजनेता हैं ये सदा जेल में रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई होती है। जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मायावती कंप्रोमाइज कर ली, अब मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का कोई राजनीतिक भविष्य है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से पिछले 8-9 सालों से भाजपा के सामने नतमस्तक है, वो कंप्रोमाइज की हुई है, न तो ठीक से लड़ती है, न अपने जो सहयोगी है उन्हें ठीक से लड़ने देती है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये जो विपक्षी खेमे के लीडर हैं वो कंप्रोमाइज करते हैं या जेल जाने के लिए तैयार हैं। पर एक बात तो तय है कि राहुल गांधी या कांग्रेस आज के दिन में अब बीजेपी के लिए बड़ा मुसीबत बन गया है। बीजेपी ये जान चुकी है कि अब जितना भी कर लो, जितने भी विपक्षी खेमे के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके नेताओं पे हाथ पैर मार लो, उन्हें अंदर कर लो, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अब डरने वाले नहीं हैं और वो एक बड़े गेम की तैयारी में है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो प्लीज कमेंट करके जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।